Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 13, part A of Digital System Design EE 319 course. In the last lecture, we have seen few examples of the sequential circuits. In today's lecture, we will also see another example of the sequential circuit, which is called linear feedback shift registers, LFSRs. In today's lecture, we will also see that how many types of LFSRs are available and how to write their code in Verilog HTL. बेसिकली जो लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो एक ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जिनको हम जो है वो रैंडम अगर हमने टेस्ट वेक्टर जनरेट करना हो, यानी अगर हम अपने जो स्टिमुलस मॉड्यूल है उसकी इनपुट्स जो है वो रैंडमली असाइन करना चाहते हैं या रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम LFSRs को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा डाटा इंक्रिप्शन के लिए, एग्जॉस्टिव एड्रेसिंग के लिए, यानी अगर अपने किसी मेमोरी को जो है वो डिफरेंट एड्रेसेस देने हैं जिसके अंदर कुछ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी रैंडम एड्रेसेस देने हैं, तो उसके लिए भी हम जो है वो LFSRs को यूज़ कर सकते हैं. इस फिगर में दो स्ट्रक्चर LFSR के दिखाए गए हैं. लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो एक्सटर्नल फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर्स हैं और राइट साइड के ऊपर जो है वो इंटरनल फीडबैक LFSRs हैं. इनमें डिफरेंस ये है कि जो एक्सटर्नल फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर जो रजिस्टर्स हैं उसकी आउटपुट फीडबैक पाथ के साथ जो है वो एक्सॉर होती हैं, और ये जो एक्सॉर्स हैं ये रजिस्टर्स के दरमियान में मौजूद नहीं है, एक्सटर्नली लगे होते हैं, यानी फीडबैक पाथ के साथ जो है वो एक्सॉर होकर रिजल्ट जो है वो वापस रोटेट होता है. जबकि जो इंटरनल फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर्स हैं उसके अंदर हर रजिस्टर की जब डाटा नेक्स्ट रजिस्टर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसके दरमियान में जो है वो हम एक्सॉर या डिफरेंट ऑपरेशंस रख सकते हैं जो कि फीडबैक पाथ के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसका डाटा जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर में जो है वो जाता है. और हमारी ये हम स्ट्रक्चर जो LFSR का स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर किस रजिस्टर की आउटपुट के ऊपर फीडबैक बात कनेक्ट करना है या नहीं करना, ये हम खुद अपनी मर्जी से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. तो LFSR के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशंस की सूरत में हम उसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इस जो ये एग्जांपल हमारे सामने है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स जो हैं वो 4 हैं. तो इसका मतलब है कि इस LFSR को हम पॉलिनोमियल और 4th डिग्री से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर इसको हम x पावर 1, x पावर 2, 3 और x पावर 4, तो इस तरीके से हम जो है वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू इसके स्ट्रक्चर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसमें हर जो एक रजिस्टर होगा वो जो है फॉर एग्जांपल ये मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड के ऊपर जो रजिस्टर नज़र आ रहा है x रेज़ टू द पावर 4 है, और इसी तरीके से x रेज़ टू द पावर 3, 2 और 1, और जो फीडबैक पाथ है वो यहाँ पे यानी कि x रेज़ टू द पावर 0 जिसको हम 1 कहते हैं. जिस भी LFSR के स्ट्रक्चर के लिए उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन की सूरत में हम लिखेंगे तो उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो भी इक्वेशन का मस्ट हिस्सा बनती है, और इसके बाद जो लोएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी x रेज़ टू पावर 0 वो भी हमेशा इक्वेशन का हिस्सा बनेगा. यानी जो यहाँ से हमारी आउटपुट निकल रही है x4 की वो हमेशा मौजूद रहेगी, और इसी तरीके से जो x रेज़ टू पावर 0 यहाँ पे इन हो रही है ये भी पॉलिनोमियल का हमेशा हिस्सा रहेगा. बाकी जो रजिस्टर्स हैं अगर उनका फीडबैक पाथ अगर वो फीडबैक पाथ के साथ उनकी आउटपुट कनेक्टेड है तो वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का हिस्सा बनेंगे. अदरवाइज़ उसको जो है वो उसका कोफिशिएंट क्योंकि 0 हो जाता है, और 0 कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको x2 नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि x2 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, यानी यहाँ पे x2 की आउटपुट के ऊपर जो है वो फीडबैक पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है वो जब x2 0 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वेशन में से निकल जाएगा. तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट 0 का मतलब है कि फीडबैक पाथ कनेक्टेड नहीं है, और कोफिशिएंट 1 का मतलब है कि फीडबैक पाथ जो है वो कनेक्टेड है. या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो एक्सी पावर्स मौजूद हैं वो रजिस्टर जो हैं उनकी आउटपुट पे फीडबैक पाथ कनेक्टेड है, और जिन रजिस्टर की आउटपुट पे फीडबैक पाथ कनेक्टेड नहीं है वो पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं है. तो यानी अगर हमारे पास एक इक्वेशन सिंपल गिवन हो, ये पूरा सर्किट डायग्राम आपके सामने ना भी हो, इंटरनल फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर है ये, अगर इसके सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद हो तो इस LFSR का आर्किटेक्चर को जो है हम डिटरमिन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास x2 मिस था, तो हमें कह सकते हैं जो x2 रजिस्टर होगा उसकी आउटपुट के ऊपर कोई फीडबैक पाथ कनेक्टेड नहीं है. अब हो रहा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास फीडबैक
के साथ ऑपरेशन हो रहा है इस रजिस्टर का, अगर ये एक्सॉर है तो क्या होगा, इस रजिस्टर की आउटपुट पे जो भी चीज़ होगी वो इन तमाम फीडबैक पाथ्स के ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर के अंदर अगर 1 स्टोर था तो जैसे ही क्लॉक आ जाएगा तो ये 1 जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल होगा, और साथ ही इसकी आउटपुट के साथ ये 1 एक्सॉर होने के बाद इसकी आउटपुट अगर 1 थी तो 1 के साथ एक्सॉर होकर इसको 0 कर देगा, और अगर इसकी आउटपुट जो है वो 0 थी तो ये 1 0 के साथ एक्सॉर होके यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल के अंदर चीज़ स्टोर होगी वो 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से इसका डाटा जो है वो x2 का डाटा विदाउट एनी चेंज x3 में आ जाएगा, और x3 का डाटा फिर फीडबैक पाथ उसी फीडबैक पाथ के साथ एक्सॉर होने के बाद x4 में स्टोर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं LFSR के थ्रू, तो इनिशियली जो सीड होगा या जो इसके अंदर रजिस्टर के अंदर जो इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि इस रजिस्टर के अंदर भी इनिशियली 1 स्टोर हुआ है। मैं ये वाला सीक्वेंस जो है वो भी अप्लाई करके आपको दिखाने लगाऊंगा किस तरीके से जो है वो शिफ्टिंग का ऑपरेशन होगा। ये इसमें भी 1 है और इसमें भी इनिशियली 1 है और इसके अंदर भी 1 स्टोर हुआ है। ठीक है, अगर ये 1 स्टोर है तो उसका मतलब है फीडबैक पाथ इन तमाम के ऊपर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों फीडबैक पाथ के ऊपर भी 1 आ जाएगा। तो जैसे ही क्लॉक का एज आएगा, क्योंकि तीनों ये चारों जो रजिस्टर्स हैं इनके क्लॉक जो है वो कॉमन होगी, और इसी तरह हर रजिस्टर की आउटपुट जो है यहाँ पे अवेलेबल भी है और वो नेक्स्ट रजिस्टर का हिस्सा भी बन रही है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लॉक का एज आएगा तो ये 1 और ये वाला 1 ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू अब चेंज होगी। इसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी, ये जो फीडबैक पाथ के ऊपर 1 आ रहा था ये एज इट इज़ इसके अंदर आ जाएगा। अब इसकी नई वैल्यू अगेन 1 ही रह जाएगी, और इसकी जो प्रीवियस 1 वैल्यू थी और फीडबैक पाथ में जो 1 वैल्यू थी वो उसके साथ एक्सॉर होके अब इसकी न्यू वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी। ठीक है, और इसकी जो प्रीवियस 1 वैल्यू है वो एज इट इज़ आके ट्रांसफ़र होके 1 हो जाएगी, और इसकी जो प्रीवियस 1 थी वो फीडबैक के 1 के साथ एक्सॉर होके इसको जो है वो 0 कर देगी। तो नेक्स्ट जो न्यू वैल्यू बन जाएगी वो 1 0 1 और 0 हो जाएगा। ये आप देखेंगे बिल्कुल इस स्ट्रक्चर की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इसमें ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो है नज़र भी में आ रही है। अब जब इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो उसमें क्या होगा, ये क्योंकि 0 इसके आउटपुट पे इसके अंदर स्टोर हुआ है तो डेफिनेटली इसके आउटपुट पे भी अवेलेबल है, यानी इस फीडबैक पाथ पे यहाँ पे भी 0 आ गया है और इस फीडबैक पाथ पे यहाँ पे भी 0 आ चुका है, और यही 0 जो है वो इसकी इनपुट पे अवेलेबल है। जैसे ही एज ऑफ क्लॉक आएगा तो ये 0 अब जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस 1 था वो 0 फीडबैक के साथ एक्सॉर होके इसको 1 कर देगा, और इसके जो प्रीवियस 0 था वो एज इट इज़ नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसका जो प्रीवियस 1 था वो 0 के साथ एक्सॉर होके इसको जो है वो 1 कर देगा। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर आ गई है वो 0 1 0 और 1 है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगा, क्योंकि ये 1 यहाँ पे इसमें स्टोर हुआ है तो 1 ये फीडबैक पाथ पे यहाँ पे भी अवेलेबल होगा, और यही 1 इस फीडबैक पाथ में यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगा तो ये जो 1 है ये फीडबैक पाथ में से होता हुआ इसको 1 कर देगा, इस रजिस्टर में 1 स्टोर हो जाएगा, और इसमें जो प्रीवियसली 0 था वो 1 के साथ एक्सॉर होके इसको 1 ही रहने देगा, और इसका जो प्रीवियस 1 था वो एज इट इज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसका जो प्रीवियस 0 था इस 1 के साथ एक्सॉर होके इसको जो है वो 1 कर देगा। अब अगर आप देखें तो नई वैल्यू इस रजिस्टर के अंदर 1 1 1 और 1 स्टोर होगी, जो कि अगेन यहाँ पे ही ये सर्कुलेट हो जाता है, और इसके बाद अगेन आप इन रजिस्टर्स के ऊपर क्लॉक अप्लाई करेंगे तो फिर वही साइकिल इसी 3 साइकिल्स के दरमियान में जो है वो ये LFSR जो है वो स्टक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई और सीक्वेंस अप्लाई करके इनमें से फॉर एग्जांपल अगर आप सीड या इनिशियल वैल्यू जो ये देते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इस तरीके से इसके अंदर स्टोर होके आ जाएगी। इससे दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीडबैक पाथ हमारे पास मज़ीद कम हो गया। यहाँ पे जो x3 था, यानी इसकी इक्वेशन के अंदर अब x3 भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में सिर्फ x2 मिसिंग है, क्योंकि x2 के आउटपुट पे फीडबैक नहीं मौजूद था। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे x2 भी नहीं है और x3 भी नहीं है, तो लिहाजा x2 में भी डायरेक्ट शिफ्टिंग का ऑपरेशन होगा विदाउट एनी फीडबैक, और x3 भी एज इट इज़ x4 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इनिशियली
इस LFSR के अंदर अगर हम सीड जो है वो 0 0 0 दे दें इनिशियली, तो आप देख रहे हैं कि ये अगेन इसकी नेक्स्ट वैल्यू भी 0 है और इसके अंदर ये स्टक हो जाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो इन तमाम में ऑलरेडी 0 स्टोर हुआ हुआ है, यहाँ से भी 0 आएगा और इधर से भी 0 जब आएगा तो 0 0 करके ये भी 0 हो जाएगा, फीडबैक से 0 इधर आके स्टोर हो गया है, ये वाला 0 प्रीवियस एज इट इज़ चला जाएगा, ये प्रीवियस 0 एज इट इज़ यहाँ पे चला जाएगा। तो हमने देखा कि एक साइकिल गुजरने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0 पे स्टक हुई हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें इसके अंदर कोई, मैं दरमियान में से कोई एक हम 1 1 नहीं लेते हैं, हमने पहले वहीं से स्टार्ट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम इस वैल्यू से। तो इसकी जो सीड वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनिशियल वैल्यू है वो इसमें 0 है और उसके बाद फिर 0 है और फिर 0 और फाइनली जो है वो 1 है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि 1 इसके अंदर स्टोर है तो ये फीडबैक पाथ में 1 यहाँ पे भी मौजूद है और कहीं फीडबैक कनेक्टेड नहीं है, तो यही 1 जो है वो इस रजिस्टर में भी जैसे ही एज ऑफ क्लॉक आएगा इन चारों रजिस्टर पे एक साथ, तो ये जो फीडबैक में 1 था वो इस रजिस्टर को अपडेट कर देगा। इसकी प्रीवियस वैल्यू 0 थी, वो 1 के साथ एग्जार होकर 1 कर देगी। इसकी प्रीवियस वैल्यू 0 एज इट इज़ आगे जाएगी, इसकी प्रीवियस वैल्यू 0 एज इट इज़ जो है वो आगे निकल जाएगी। तो नई वैल्यू इन रजिस्टर्स में LFSR में जो नई वैल्यू स्टोर होगी है वो 1 1 0 और 0 है। तो ये देखें बिल्कुल इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू बनती है वो 1 1 0 0 बनती है। तो इस तरीके से LFSR काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है और आप इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे हैं, तो उससे आप जो है वो नेक्स्ट कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि देखें यहाँ पे कोई ये बाइनरी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। जिस तरीके से अगर यहाँ पे चारों इनपुट जो है 1 है तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऐसा नहीं हो रहा कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा, 4 बिट का रजिस्टर है तो 0 0 0 0 हो जाएगी। तो ये कोई भी वैल्यू आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ LFSR। तो LFSR के जो ये फीडबैक पाथ के अंदर जो दरमियान में ऑपरेशन हो रहा है वो एक्सॉर भी हो सकता है, एक्सनॉर भी हो सकता है, क्योंकि ये जब ऑपरेशन चेंज हो जाएगा तो इन दोनों इनपुट से बनने वाला रिज़ल्ट भी जो है वो चेंज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर अगर LFSR को फीडबैक पाथ एक जैसे हो और एक का जो फीडबैक पाथ एक्सॉर के साथ आ रहा है और एक एक्सनॉर के साथ आ रहा है, तो उस दोनों के अंदर जो है वो उसके रिजल्ट्स में चेंज आ सकती है। टेबल थोड़ा सा ये इसी तरीके से आपको जो है वो दिखा रहा है कि अगर आपके पास जो है वो कि अगर फर्स्ट क्लॉक में अगर इसमें 1 इनिशियली वैल्यू अगर 0 0 और 1 स्टोर हुई थी, यहाँ पे 0 0 1 था, तो जैसे ही नेक्स्ट एज ऑफ क्लॉक आएगा तो ये 1 0 0 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट एज ऑफ क्लॉक के ऊपर 1 1 0 हो जाएगा और उसके बाद ये तीनों 1 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे अगर हम सेम वैल्यू जो एक्सनॉर के थ्रू हमने LFSR सेम इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसके अंदर अगर 0 0 1 इनिशियल वैल्यू दी है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है 1 0 0 नहीं होगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 0 0 0 हो रही है। और ये मैं उसी तरीके से आप प्रोसेस दे सकते हैं जिस तरीके से लास्ट स्लाइड के अंदर हमने जो है वो किया था। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप देख लें तो उसका नेक्स्ट रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो किस तरीके से हम रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं LFSR के थ्रू, उसके इस एग्जांपल के अंदर जो है वो एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम इस इक्वेशन के अंदर तमाम पोलिनोमियल हाईएस्ट पोलिनोमियल जो है वो 8 है। तो इसका मतलब है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर जो हैं वो 8 होंगे और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 और ये 8 जो है वो हमेशा इक्वेशन का हिस्सा बनता है। और इसके अलावा जो है वो जहाँ जहाँ पे फीडबैक पाथ कनेक्टेड होगा या कोफिशिएंट 1 होगा वहाँ वो इक्वेशन वो डिग्री जो है वो मौजूद रहती है और बाकी सारी जो है इस इक्वेशन में से निकल जाती हैं। तो अगर हम जो है वो कोफिशिएंट, क्योंकि इनके साथ इन सब के साथ कोफिशिएंट अभी 1 है तो इक्वेशन के अंदर नज़र आ रही है, अगर इस C6 को फॉर एग्जांपल इस C6 के कोफिशिएंट को हम 0 कर देते हैं तो X2 निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ फीडबैक पाथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये आपका LFSR का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें इनिशियली 91H वैल्यू हेक्साडेसिमल की 91 वैल्यू लोड हुई हुई है। ये अगर देखें आप 1 0 0 1 ये 9 हो गया है और 0 0 0 और 1 ये 1 बन गया है। तो हेक्साडेसिमल का 91 इसके अंदर लोडेड है। तो इसमें C6 और C5 ये दो कोफिशिएंट जो है एक इस रजिस्टर की आउटपुट के ऊपर और एक इस रजिस्टर के आउटपुट के ऊपर कनेक्टेड नहीं है। ये C7 पे कनेक्टेड है, उसके बाद C6 जो है वो 0 है, C5 0 है। इसका मतलब इक्वेशन के अंदर X2 और X3 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर
रिमेनिंग जो है वो सारे कनेक्टेड हैं। और ये जो कोफिशिएंट है वो हमने डिक्लेयर भी कर दिया है कि कोफिशिएंट में जहाँ जहाँ ज़ीरो आ जाएंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और क्योंकि एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोफिशिएंट के साथ जो है वो कोफिशिएंट की बेस के ऊपर जो है वो फीडबैक पाथ से कनेक्टेड डिस्कनेक्ट होगा। तो जब यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर 1 मौजूद है और ये 1 फीडबैक में यहाँ पे भी होगा, इधर भी होगा, और इन तमाम पाथ के ऊपर जो है वो इनिशियली 1 मौजूद होगा। और जैसे ही एज ऑफ क्लॉक आएगा तो ये यहाँ जो फीडबैक पाथ के ऊपर 1 था वो इसके अंदर स्टोर होकर इसको 1 कर देगा। ये वाला जो प्रीवियस 1 था इस 1 के साथ एग्जॉर होके इसकी नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो 0 कर देगा। ये प्रीवियसली 0 जो था वो एज इट इज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये प्रीवियसली 0 जो था वो एज इट इज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रीवियस 1 जो है इस 1 के साथ एग्जॉर होके इसको 0 कर देगा। और ये वाला प्रीवियस 0 इस 1 के साथ एग्जॉर होके इसको 1 कर देगा। ये प्रीवियस 0 इस 1 के साथ एग्जॉर होके 1 हो जाएगा, और ये वाला प्रीवियस 0 इस 1 के साथ एग्जॉर होके 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 1 0 0 0 0, जो कि 1 0 0 0 और 0, और उसके बाद फिर ये वाला 1 इधर नज़र आ रहा है आपको, ये 1 इधर नज़र आ रहा है, और ये वाला 1 जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू इस 8 बिट के LFSR के अंदर 87 आ गई। इसी तरीके से इसको अगर हम नेक्स्ट 2 क्लॉक साइकिल के लिए भी लें तो हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने क्लॉक साइकिल गुजरने बाद LFSR के अंदर जो है वो क्या वैल्यू स्टोर होगी। अब हम देख लेते हैं कि इस LFSR को जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है उसको अगर हम वेरिलॉग में कोड करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर को होल्ड करने के लिए रजिस्टर चाहिए होंगे, उसके बाद जो है वो क्लॉक का सिग्नल चाहिए और रीसेट का सिग्नल चाहिए। तो इनपुट क्लॉक और रीसेट है, जबकि रजिस्टर हमने डिक्लेयर किया y, जो कि उसकी आउटपुट भी होगी, क्योंकि LFSR से हमें आउटपुट लेनी है। तो 1 डाउन टू 8, तो ये 8 बिट का जो है वो रजिस्टर्स डिक्लेयर हो जाएंगे। अब हमने कुछ पैरामीटर डिफ़ाइन किए हुए हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि पैरामीटर क्या चीज़ें होती हैं, हम ऑलरेडी उनको देख चुके। तो 8 डाउन टू 1 टैप कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 1 1। तो अब एक्चुअली इसको अगर आप देखें तो कोफिशिएंट 1 1 0 0 ये है और 1 1 1 1 ये है। तो इसी के थ्रू हमने जो है वो अपना LFSR का आर्किटेक्चर जो है वो डिफ़ाइन करना है। और इन रजिस्टर्स में इनिशियल सीड या इनिशियल वैल्यू लोड करने के लिए हमें एक और पैरामीटर हमने इनिशियल स्टेट का बना दिया, जिसमें 8 बिट की ये वैल्यू डाल दी है। तो ये 9 और ये हेक्साडेसिमल का 1, तो 91 इसके अंदर लोड कर दिया। उसके बाद हमारा ऑलवेज ब्लॉक है, और ऑलवेज ब्लॉक पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर चल रहा है। जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगा तो अगर तो रीसेट 0 है तो LFSR के अंदर हम इनिशियल वैल्यू को अपनी लोड करवा देंगे, और अगर रीसेट 0 नहीं है तो उसके बाद एल्स चलेगा। और एल्स में क्या होगा कि जो ये फीडबैक के ऊपर y8 के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट के अंदर जो भी चीज़ थी वो एज इट इज़ y1 में चली जाएगी, इस लाइन में अगर आप देखें। और क्योंकि ये हमें नज़र आ रहा है कि तमाम जो है वो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सारे काम पैरेलल में होंगे। ये नहीं होगा कि पहले ये होगा और उसके बाद फिर ये अपडेट होगा, ये सब काम पैरेलल के अंदर होंगे। उसके बाद टैब कोफिशिएंट की बिट नंबर 7 को चेक करेंगे। बिट नंबर 7 अगर, क्योंकि हमारे पास बिट नंबर 7 1 है, बिट नंबर 7 1 होने का मतलब क्या है कि अगर ये बिट 1 है तो फीडबैक पाथ के साथ प्रीवियस रजिस्टर, यानी इस फीडबैक पाथ के साथ ये वाले रजिस्टर की वैल्यू एग्जॉर होने के बाद इसको असाइन होगी। तो यही काम हम कर रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 है, कोफिशिएंट 7 की वैल्यू 1 है, तो y1 और y8 एग्जॉर हो रहे हैं, और एग्जॉर होने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो y2 नेक्स्ट रजिस्टर में चला जाएगा, यानी इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। अदरवाइज़, क्योंकि हमने जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ y1 की वैल्यू जो है वो y2 में चलेगी। यानी अगर फीडबैक पाथ कनेक्टेड नहीं है, कि कोफिशिएंट 0 है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू इधर जाएगी। यही चीज़ बिल्कुल हम जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या होगा कि अगर टैब कोफिशिएंट 6 जो है वो 1 है तो फिर एग्जॉर होगा फीडबैक के साथ y2, यानी ये y2 फीडबैक के साथ एग्जॉर होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं था तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर की फॉल्स स्टेटमेंट चलेगी और y2 डायरेक्ट असाइन हो जाएगा y3 को, तो ये y2 डायरेक्टली जो है y3 पे जा रहा है।
तो इस तरीके से आई होप बाकी सारी जो है वो, अब इस कोड का हमें फ़ायदा क्या है कि अगर हमने LFSR का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो हमें इस पूरे ऑलवेज ब्लॉक के अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पोलिनोमियल डिग्री 8 का ही LFSR बनाना है तो सिर्फ हमने क्या करना होगा कि इन टैब कोफिशिएंट को हमने चेंज करना होगा, या अगर हम इनिशियल वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो इस पैरामीटर में इनिशियल वैल्यू को हमने चेंज करना है, और बाकी का काम जो है वो ये कोड खुद ब खुद ही कर रहा होगा। तो इसको जनरलाइज बनाने के लिए हमने जो है वो कोफिशिएंट्स के थ्रू जो है वो इसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 13 पार्ट 1 कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनाइट स्टेट मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।